आज हम बात करेंगे शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या था? एलसीआर सर्किट किस कंडीशन में, एलसीआर जो सर्किट है किस कंडीशन में रेजोनेंस होगा, ठीक है, किस कंडीशन में जो सर्किट है वो रेजोनेंस होगी, है ना। तो हमने कहा था कि व्हेन जेड बिकम्स आर, जो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्योरली रेजिस्टिव आ जाएगी। तो हम कहते हैं सर्किट रेजोनेंस में है, राइट। अब दूसरी चीज, जब ये सर्किट रेजोनेंस में था तो उस वक्त हमारे पास जो आउटपुट था करंट, वो दैट वाज मैक्सिमम, करंट वाज मैक्सिमम। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये देखिए इस तरह हमारे पास करंट आ गया, इस तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। तो हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या थी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाज ओमेगा नॉट वाज 1/√ ऑफ एलसी थी। तो हमारे पास किस तरह का ग्राफ आया था? इस तरह का ग्राफ आया था, लाइक दिस, ठीक है। यस, दैट मीन्स यहां पर जो मैक ई वैल्यू आ गई, यहां पर करंट मैक्सिमम है, तो हमारे पास जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई। अगर हम ओमेगा की बात कर रहे हैं तो यहाँ ओमेगा है, तो यहाँ ओमेगा नॉट आ गया, ठीक है। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो क्या है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, हम रेजोनेंस की कंडीशन में क्या कर रहे हैं कि हमारे पास करंट मैक्सिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर भी मैक्सिमम डेवलप करेगा, ठीक है। लेकिन कॉमन एग्जांपल क्या है? जब हम देखिए रेडियो स्टेशन ट्यून कर रहे होते हैं, जब हम एक पर्टिकुलर स्टेशन को ट्यून कर रहे होते हैं, हम कर क्या रहे होते हैं? हवा में क्या है, हमारे पास डिफरेंट वेव्स आ रही हैं, कोई किसी रेडियो स्टेशन से आ रही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो लेट्स से ये हमारे पास विविध भारती की आ रही हैं, ये हमारे पास रेडियो मिर्ची की आ रही हैं, ठीक है ना, राइट। तो ये हमारे पास 98.4 FM कुछ भी आ गया, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट, हम इनमें से एक पर्टिकुलर स्टेशन पर ही एक रेडियो को या अपने सेट को ट्यून कर सकते हैं। ये तो है नहीं कि हम सारे फ्रीक्वेंसीज हम सुन सकते हैं। हम एक पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन को सिलेक्ट करते हैं, हम एक पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन को सिलेक्ट करते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास अगर रेडियो है, रेडियो है, ठीक है, उसमें हमारे पास एक मीटर होगा जिसके ऊपर ये सुई आगे पीछे इस तरह घूमती होगी, या इस तरह गोल गोल, ठीक है। ये रेड कलर की एक सुई होती है, वो आगे पीछे घूम रही होती है, वहाँ उसके पीछे हमारे पास ये एक फ्रीक्वेंसी होगी, दूसरे की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसीज की वो लिखी होगी कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी कहाँ पर, कौन सी फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, ठीक है। साथ में हमारे पास एक नॉब होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक नॉब है, नॉब के पीछे हमारे पास क्या हो रहा था, एक कैपेसिटर होता है, और यहाँ पर जब हम ये देख रहे हैं इसके पीछे हमारे पास एक इंडक्टर लगा होता है, ठीक है, जो कि फिक्स वैल्यू होती है। आप अगर रेडियो को खोल के देखें तो पीछे उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास एक ब्लैक कलर की रॉड होगी, दैट इज फेराइट रॉड, उसके ऊपर हमारे पास इस तरह की एक कॉइल बनी होती है, दैट इज द इंडक्टर, राइट। और इस नॉब के पीछे हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर हो रहा होता है। जब हमारे पास एक नॉब को चेंज कर रहे हैं, नॉब को हम घुमा रहे होते हैं, जब हम नॉब को घुमा रहे हैं तो दैट मीन्स हम कैपेसिटर की वैल्यू चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम इस कैपेसिटर की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो हम अपने रेडियो सेट की जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी जो एल की वैल्यू तुम्हारे पास फिक्स होगी, ठीक है, सी की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, तो रेडियो स्टेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, रेडियो सेट की जो फ्रीक्वेंसी है, उसको हम सेट कर रहे होते हैं, ठीक है, बाय चेंजिंग दिस वैल्यू। या एफ की वैल्यू बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2π√ऑफ LC। दैट मीन्स अब हम C की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। जैसे जैसे C की वैल्यू चेंज करेंगे, अगर हमने ये स्टेशन लगाना है तो अपने रेडियो सेट की जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, वो इस किस फ्रीक्वेंसी के बराबर करेंगे, इस
रेडियो चैनल के फ्रीक्वेंसी के बराबर करेंगे, तो उस वक्त हम इस रेडियो स्टेशन के प्रोग्राम बड़े आसानी से सुन सकते हैं। अगर हम दूसरा स्टेशन सुनना चाहेंगे फिर हमें ये नॉब फिर घुमानी पड़ेगी। जब हम नॉब घुमा रहे होते हैं तो ये वैल्यू हम चेंज कर रहे होते हैं, तो ये वैल्यू चेंज करने से ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। लेट्स से अगर हम ये वाला रेडियो स्टेशन सुनना चाहते हैं, रेडियो स्टेशन प्रोग्राम सुनना चाहते हैं, तो सी की वैल्यू इस तरह एडजस्ट करेंगे ताकि हमारे पास जो रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी को वो मैच कर दे। दैट मीन जहां इनकमिंग फ्रीक्वेंसी आ रही है उस फ्रीक्वेंसी को हम मैच करते हैं, ठीक है, रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी के साथ। यहाँ रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी जो मैच कर रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी को हम इनकमिंग फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ इन जो हमारे पास अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर कर रहे होते हैं। जब रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी और रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी तो हम कहेंगे कि दिस सर्किट बिकम्स इन रेजोनेंस विद द गिवन रेडियो स्टेशन। तो उस वक्त हमारे पास इस रेडियो स्टेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगी वो मैक्सिमम आएगी इस रेडियो सेट में, और हम इस रेडियो स्टेशन के गाने बड़े आराम से सुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्टिविटी। जैसे हमने देखिए ये हम एक रेडियो स्टेशन को, पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या चाहेंगे, हम यही चाहेंगे सिर्फ और सिर्फ इस रेडियो स्टेशन के ही हमारे पास प्रोग्राम आए, बाकी आसपास जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज है उस फ्रीक्वेंसीज के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ भी ना मिले। दैट मीन्स अगर हम इस तरह हम बात करें कि हमारे पास 10 रेडियो स्टेशन के फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, दो रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसीज हम एक सिलेक्ट कर ले, इकट्ठे ही सिलेक्ट कर रहे हैं, इस तरह का हमने रेडियो सेट बनाया, एक रेडियो मिर्ची के भी गाने आ रहे हैं और 98.4 FM के भी गाने आ रहे हैं, तो हम ना उसके बाद सुन पाएंगे ना उसके सुन पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम एक रेडियो सेट को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही सिलेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई हम बात करते हैं सिलेक्टिविटी ऑफ द सर्किट या सिलेक्टिविटी ऑफ द रेजोनेंस, राइट। तो वो हम सिलेक्टिविटी की बात करेंगे तो हम बात करेंगे ये कर्व जो है ब्रॉड नहीं होनी चाहिए हमारे पास, इस तरह की एक हमारे पास कर्व आनी चाहिए जहां पर हमारे पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग ही मैक्सिमम करंट हो, बाकी जो फ्रीक्वेंसीज है उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू कम आए, या दूसरे रेडियो स्टेशन को हम भूल ही जाए, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही सुने, तो उस चीज को हम कहते हैं सिलेक्टिविटी ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस, ठीक है। दैट मीन्स अब देखिए ये हमारे पास एक कर्व बनी थी, ये गोल थी, यहाँ शार्पनेस कम थी, यहाँ जो कर्व बनाई हमने, यहाँ पर हमारे पास जहाँ पीक जा रही है यहाँ पर, तो इसकी जो विड्थ है कर्व की, करंट की आउटपुट की जो करंट की जो ग्राफ बन रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ, उसकी जो विड्थ है दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर वहां हमारे पास आउटपुट मैक्सिमम आ रही है। तो हम क्या करेंगे कि इस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास प्रोग्राम्स आ रहे हैं, गाने आ रहे हैं, उसको बड़े इजीली, बड़े ब्राइट हम विद लाउड नेस से ऐसा सुन सकते हैं, बाकी फ्रीक्वेंसीज को हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर हमें दूसरा रेडियो स्टेशन सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ से नॉब घुमाएंगे, सी की वैल्यू चेंज करेंगे, रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे किसी और स्टेशन के साथ, फिर सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट आएगी। तो ये हमारे पास इस चीज को हम कहते हैं सिलेक्टिविटी। जितनी ये शार्प कर्व होगी, ये कर्व जितनी पतली होगी, शार्प होगी, उतनी ही सिलेक्टिविटी बढ़िया होगी सेट की, उतना ही हम कहेंगे क्वालिटी फैक्टर सेट रेजोनेंस का या क्वालिटी फैक्टर एलसी सर्किट का बढ़िया होगा। हम एक पर्टिकुलर चीज को इस नाइन सुनना चाहते हैं, तो इसलिए हमारे पास हम चाहेंगे कि हमारे पास जब रेडियो सेट को ट्यून करें
तो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट आए, बाकी सब फ्रीक्वेंसीज के पास कुछ भी ना आए, ठीक है ना। इस चीज को हम कहेंगे दिस इज सिलेक्टिविटी। तो जो भी हमारे पास रेडियो सेट है या डिवाइस है, अगर उसके पहले रेडियो सेट के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली कर्व आ रही है, दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग ये आ रही है, तीसरे के कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास आउटपुट कर्व आ रही है करंट की, तो हमारे पास ये जो ब्लैक कर्व है उसके वो हमारे पास सर्किट सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही सिलेक्ट कर रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम करंट है, बाकी फ्रीक्वेंसीज के कॉरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू एकदम डिक्रीज कर रही है। दैट मीन्स बाकी रेडियो स्टेशन के भाड़ में हम सिर्फ और सिर्फ एक रेडियो स्टेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हम गाने सुन रहे हैं। तो ये मतलब होता है सिलेक्टिविटी। हम इस तरह C की वैल्यू चेंज करके हम रेडियो सेट को ट्यून करते हैं, रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी को इनकमिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर लेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास मैक्सिमम करंट आएगा, बाकी फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम फिजिकली या प्रैक्टिकली हम डे टू डे लाइफ में हम करते हैं। जैसे ये रेडियो सेट ट्यून करते हैं वैसे हम टीवी सेट भी ट्यून करते हैं। वो हम ऑटोमेटिक रिमोट के साथ करते हैं। अगर हम चैनल चेंज कर रहे हैं दैट मीन्स हम अपने टीवी सेट की फ्रीक्वेंसी जो में चेंज करके दूसरे जो चैनल आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रहे होते हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द शार्प, इज दिस इम्पोर्टेंस ऑफ द रेजोनेंस इन डे टू डे लाइफ, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि ये जो हम बात करें सिलेक्टिविटी हो गई, सिलेक्टिविटी हो गई। इस सिलेक्टिविटी को मैथमेटिकली हम किस तरह डिफाइन करते हैं। जितनी ज्यादा बढ़िया सिलेक्टिविटी होगी उतनी ही बढ़िया सेट की आउटपुट आएगी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वालिटी फैक्टर डिफाइन करेंगे। सो क्वालिटी फैक्टर क्या क्वांटिटी आ गई, सिलेक्टिव शार्पनेस ऑफ कर्व को डिफाइन करता है। जितनी ये कर्व शार्प होगी, ये कर्व शार्प होगी, उतनी ही क्वालिटी फैक्टर उतना ही बढ़िया होगा और उतनी ही सेट की सिलेक्टिविटी बढ़िया होगी और उतना ही सेट मजेदार होगा, ठीक है। ये चीज हम बात करने जा रहे हैं। अब ये हम बात करेंगे कि जो सिलेक्ट क्वालिटी फैक्टर है वो किस तरह डिफाइन करते हैं, या हम शार्पनेस ऑफ ये शार्पनेस कर्व की शार्पनेस को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, राइट। एक बार ध्यान से देख लिए ग्राफ को, फिर आगे करते हैं। अब देखिए, अब हम डिफाइन करते हैं शार्पनेस ऑफ द कर्व। ठीक है। अब देखिए, जितनी इसकी विड्थ कम होगी उतनी शार्पनेस ज्यादा होगी। सो राइट, जो जितनी ये कर्व की विड्थ कम हो रही है उतनी ही शार्पनेस ज्यादा होगी, है ना। अब देखिए, अब इसको शार्पनेस को डिफाइन करने के लिए हम दो फ्रीक्वेंसीज और डिफाइन करेंगे, ठीक है। लेट्स से मैं एक कर्व बनाएंगे अब इस वक्त, दिस इज ओमेगा, और ये हमारे पास आ गया आउटपुट करंट। हमारे पास क्या आ गया, कर्व इस तरह की, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास मैक्सिमम करंट आ गया, और ये हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, ओमेगा 2, राइट। अब डिफाइन करेंगे, इसके नीचे एक फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जहां हमारे पास करंट की आउटपुट कम हो जाए, रह जाए कितनी, रह जाए कितनी, रह जाए आई मैक्सिमम बाय √2, या वो ऊपर जो फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी इसके नीचे जाएगी, एक फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर वाली हो जाएगी, उस दोनों फ्रीक्वेंसीज के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कितना करंट आ जाए, I बाय √2। ये हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पर अगर हम करंट ये लेंगे तो पावर हमारे पास हाफ हो जाएगी। पावर हमारे पास क्या होती है, I² आ रहा है,
अगर करंट की वैल्यू इतनी 1/√2 टाइम्स हो जाए तो पावर कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम पावर से हाफ हो जाएगा। ये हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी होगी रेजोनेंस से नीचे वाली, दैट इज ω2, एक फ्रीक्वेंसी ऊपर होगी जहां पर हमारे पास जो करंट की वैल्यू है मैक्सिमम करंट से कितना नीचे चले जाए, कम हो जाए, √2। तो इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी करंट कितना हो गया, I मैक्सिमम बाय √2, या हम कैपिटल वैल्यू लेते हैं, ये एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी ना, ये आ जाएगी। तो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी आ गई ω1, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी आ गई जिस पर करंट कितना रह जाए, I मैक्सिमम √2, वो आ गई ω2। इस चीज को हम कहते हैं दिस इज अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। दिस इज द अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी and this is the lower sideband frequency, right? अब देखिए हमने क्या कहा कि क्वालिटी फैक्टर या शार्पनेस कितनी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, इसके विड्थ के ऊपर। जितनी ये विड्थ कम होगी उतनी ही शार्पनेस ज्यादा होगी, राइट? तो शार्पनेस ऑफ कर्व को डिफाइन करने के लिए हम चीज क्या डिफाइन करते हैं, दिस रेशियो ऑफ दिस ω0 ω1 माइनस ω2। अगर हम बात करें, ये आ गया, लेट्स से ये फ्रीक्वेंसी यहां से अगर यहां तक आ गए, इस फ्रीक्वेंसी को कितनी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ω0, ठीक है ना। तो डेल्टा ω0 क्या होगा, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। नीचे को भी फ्रीक्वेंसी उतनी ही चेंज होगी, दिस वैल्यू इज, ये हमारे पास आएगा डेल्टा ω0। तो ω1 माइनस ω0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 2 टाइम्स ω0। जो रेशियो आ गई, रेशियो दिस इज 2 डेल्टा ओमेगा, ये जो रेशियो आ जाएगी, ठीक है, ये जो रेशियो आएगी, दिस रेशियो डिफाइंस the sharpness of curve, sharpness of curve, या इसको हम कहेंगे दिस इज द क्वालिटी फैक्टर। जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही हमारे पास जो रेडियस सेट होगा वो बढ़िया होगा, ठीक है। अब इस चीज को हमने लिखना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ L एंड R लिखेंगे, LC एंड R लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे ये। अब इन जनरल हमारे पास अगर यहां पर हम कोई भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी लगाते हैं, ओमेगा लगाते हैं, तो हमारे पास इंपीडेंस कितनी हो जाएगी, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट क्या आ जाएगी, राइट? दिस विल बी R² प्लस ω_L माइनस 1/ωc का स्क्वायर, ये आ जाएगा, राइट? ये हमारे पास आ गया। अब कोई भी करंट की वैल्यू ले लेते हैं। सो वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट की बात करेंगे, ठीक है। ये हम यहां मैक्सिमम वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना आएगा। पीक वैल्यू देखिए हम किस तरह लिख सकते थे, हम I = I sin ωt लिखते हैं, राइट? दैट मीन्स कैपिटल I क्या आ गया, पीक वैल्यू। और अगर हमारे पास वोल्टेज को लिखते हैं V = V sin ωt प्लस ∅ तो हमारे पास फेज डिफरेंस है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास पीक वैल्यू आएगी। तो हमारे पास क्या था, V = IZ था, तो I क्या आ जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट, राइट? दिस विल बी V/Z, राइट? अब हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस पर, कितना करंट हमारे पास मैक्सिमम होगा ना। तो मैक्सिमम करंट कितना होगा, मैक्सिमम करंट एट रेजोनेंस। तो एट रेजोनेंस क्या था,
जेड इजिकल टू आर आया था, और वो हमारे पास मैक्सिमम कितना आएगा, दिस इज आई इजिकल टू वी अपॉन आर। ये हमारे पास मैक्सिमम करंट आ गया, राइट। ये हमारे पास कोई भी करंट आ गया, पीक वैल्यू ऑफ करंट व्हेन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा, ये हमारे पास आ गया एट रेजोनेंस। ये दो चीजें देख लीजिए। तो हमारे पास क्या आ गया, आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी, वी अपॉन आर, राइट, ये वैल्यू आ गई। तो ये जो करंट आ गया, ये जो करंट की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास, वेयर वी इज द पीक वैल्यू। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए अब इस चीज को। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इस फ्रीक्वेंसी पर हमारे पास करंट कितना है, उसकी इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, अब इस ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी पर हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आएगी, तो हम क्या करेंगे, यहां जो जेड की वैल्यू है, जेड की वैल्यू किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, ओमेगा के ऊपर। तो हम सिंपली इस ओमेगा की वैल्यू हम कितनी डाल देंगे, ओमेगा 1। ठीक है ना। तो व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा 1, हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा 1, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 एल माइनस ओमेगा 1 सी स्क्वायर, ये आ गया ना, राइट, ये आ गई हमारे पास जेड की वैल्यू। अब हमारे पास इस ओमेगा 1 पर हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी है, आई, है ना, आई इट इज इक्वल टू वी अपॉन जेड। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, v की वैल्यू उतनी की उतनी आ गई, ये हमारे पास आ गया z की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 एल माइनस 1 बाई ओमेगा 1 सी का स्क्वायर, ये आ गया। लेकिन ये i की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना, i की वैल्यू कितनी है, i मैक्सिमम बाई अंडर रूट 2। तो ये हमने करंट डिफाइन किया है कितनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ओमेगा 1 के ऊपर। लेकिन ओमेगा 1 के ऊपर हमने ऑलरेडी कितना करंट है हमारे पास, दिस इज आई मैक्सिमम बाई अंडर रूट ऑफ 2। अब ये आई की वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, आई मैक्सिमम बाय अंडर रूट ऑफ 2। अब एक और चीज देखो, आई मैक्सिमम कितना है, आई मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास v बाई आर है। तो हमारे पास क्या आ गया, v अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर ओमेगा 1 एल माइनस ओमेगा 1 सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू v अपॉन अंडर रूट ऑफ 2r, ये भी आ गया। अब देखिए ये इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन क्या है, v और v कट गया, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, देखिए, ठीक है, ये उधर चला गया, ये इधर चला गया, तो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 2r या इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 एल माइनस ओमेगा 1 सी बाय, ये आ गया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये टर्म हम इधर लिख लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 एल माइनस 1 बाय ओमेगा 1 सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2r स्क्वायर आ गया। अब ध्यान से देखिए, ओमेगा 1 एल माइनस ओमेगा 1 सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2r स्क्वायर, इधर r स्क्वायर गया, ये r स्क्वायर आ गया।
ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर रूट ले लेके तो हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा 1 एल माइनस ओमेगा 1 सी इज इक्वल टू आर। ये हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई। अब इसको आगे फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, राइट। अब यहां ओमेगा 1 हमारे पास क्या था, देखिए हमारे पास क्या थी फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास ओमेगा नॉट थी, इधर गए ओमेगा 1 था, इधर गए नीचे को गए ओमेगा 2 था। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा नॉट को हमने क्या लिखा था, दिस इज डेल्टा ओमेगा नॉट, है ना, ये आ गया था। ठीक है ना। अब देखिए दैट मीन्स हम ओमेगा 1 को किस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा नॉट। हम इस तरह क्यों लिख रहे हैं सभी चीजों को, क्योंकि हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, अंडर रूट ऑफ एल सी, या हमारे पास ओमेगा नॉट का स्क्वायर किसके बराबर है, 1 बाय एल सी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस अब क्या आएगा देखो, 1 बाय ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा नॉट सी इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब हमने क्या डिफाइन करना था, हमने डिफाइन करना था ओमेगा नॉट बाय डेल्टा ओमेगा, इस तरह हमने कुछ डिफाइन करना था, है ना, इस चीज को हमने डिफाइन करना था ना। तो दैट इज, अगर इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो मान लीजिए हम ओमेगा नॉट कॉमन लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा नॉट बाय ओमेगा इंटू एल आ गया, माइनस यहां पर आ गया ओमेगा नॉट 1 प्लस डेल्टा ओमेगा नॉट बाय ओमेगा इंटू सी इज इक्वल टू आर। अब ये वैल्यू जितनी कम होगी, ये वैल्यू जितनी कम होगी उतनी कर्व शार्पनेस कहा था हमने, है ना। दैट मीन्स ओमेगा नॉट बाय ओमेगा की वैल्यू बहुत कम होगी एज कंपेयर टू ओमेगा नॉट, तो ये वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी हो जाएगी। तो यहां हम बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। दूसरी चीज और देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, ये हमारे पास C पड़ा है, ये हमारे पास ओमेगा नॉट पड़ा है, तो यहां हमारे पास नीचे क्या है, ओमेगा नॉट C, है ना, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा नॉट बाय ओमेगा, ये हमारे पास है। ठीक है, और यहां से देखिए, यहां से ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी है, और इसको लिख सकते हैं ओमेगा नॉट इधर गया, ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा नॉट इज 1 बाय एल सी, या ओमेगा नॉट इज 1 बाय ओमेगा नॉट सी। ये वैल्यू हमारे पास सेम आएगी। यहां पर 1 माइनस ओमेगा नॉट 1 बाय ओमेगा नॉट सी है ना, तो इस 1 बाय ओमेगा नॉट सी को इन टर्म्स ऑफ लिख सकते हैं हम ओमेगा नॉट एल, या क्योंकि यहां ओमेगा नॉट एल पड़ा ही पड़ा है पहले, तो इस चीज को हम क्या करेंगे, 1 बाय ओमेगा नॉट सी को हम लिख सकते हैं किस तरह, इस चीज को हम लिखेंगे ओमेगा नॉट एल। तो ये हमारे पास ओमेगा नॉट एल यहां भी पड़ा है, 1 प्लस ओमेगा नॉट बाय ओमेगा नॉट, यहां ओमेगा नॉट ये आ गया, तो यहां हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया आर। अब देखिए ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी, डिनोमिनेटर ऊपर जाके पावर -1 जाएगी, ओमेगा नॉट एल तो यहां पड़ा ही है, ये भी आ गया हमारे पास। ठीक है, यहां पर क्या आ गया, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा नॉट बाय ओमेगा, ये पड़ा, ये आ गया 1 प्लस डेल्टा ओमेगा नॉट बाय ओमेगा -1 पावर, so this is R.
ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है ना। अब यहाँ हमने लास्ट स्टेप में क्या करना है, ये बाइनोमियल थ्योरम लगा देनी है यहाँ पर, फिर आगे जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। अब एक इस इक्वेशंस को ध्यान से देख लीजिए, हमारे पास क्या आया था, मैक्सिमम करंट कितना आया था, आई मैक्सिमम है अंडर रूट टू, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने डिफाइन की थी, जहां वो फ्रीक्वेंसी, यहां पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जहां पर जो करंट है मैक्सिमम से कितना जाए, 1/√2। तो फिर वो करंट हमने बराबर करके हमारे पास क्या इक्वेशंस आ गई, √2r दिस वैल्यू, यहां पर स्क्वायर किया, उसके बाद ये वाली इक्वेशंस आ गई। फिर हमारे पास ω1 को इन टर्म्स ऑफ हमने ω0 लिख लिया, इनटू डेल्टा ओमेगा लिख लिया। फिर उसके बाद हमने ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट यूज करके 1/ω0c को इन टर्म्स ऑफ ω0l लिख लिया। तो फिर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। अब ध्यान से देख लीजिए इन इक्वेशंस को, फिर आगे करते हैं। देखिए अब यहां हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो ये -1 यहां आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, तो हमारे पास आ गया ω0l 1 प्लस डेल्टा ω0/ω माइनस 1 माइनस डेल्टा ω0/ω, ये आ गया, ठीक है, इक्वल टू r। तो अब देखिए ये माइनस ये गया, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ गया, ω0l इंटू दिस 2 डेल्टा ω0, यहाँ ω0 था, यहाँ ω0 है भाई, यहाँ ω0 है, ये भी ω0 है, ठीक है, 2 डेल्टा ω0/ω0 इज इक्वल टू r। और हमारे पास क्या आएगा, देखो ω0/2 डेल्टा ω0 क्या आएगा, ω0l/r। तो ये टर्म हमने डिफाइन करी थी, ये टर्म हमें बताती है शार्पनेस ऑफ कर्व, जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उतनी शार्पनेस ज्यादा होगी। दैट मीन्स जितना ये हमारे पास डेल्टा ω0 की वैल्यू कम होगी उतनी ही शार्पनेस कर्व की ज्यादा होगी। सो डेल्टा ओमेगा इज मोर, sharpness is लेस। ये हमने पहले भी बात की है, ठीक है, उतना ब्रॉड हो जाएगा कर्व, है ना, ये आ जाएगा। तो अब देखिए ये हमारे पास क्या था, ये इस तरह कर्व आ गई, तो यहाँ पर हमारे पास ये ब्रॉड कर्व है। अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास मैक्सिमम करंट आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, दिस इज ω1 टू लोअर फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास ω1 आ गई। पहली बात, जैसे जैसे ये कर्व ब्रॉड होती जाएगी, जो हमारे पास मैक्सिमम करंट की वैल्यू भी कम होती जाएगी, हमारे पास जो पावर डिलीवर्ड होगी वो भी कम हो जाएगी। तो दूसरी चीज, अगर हमारे पास शार्पनेस कर्व की ज्यादा है, इस तरह आ गया, ये आ गया, तो इस तरह हमारे पास शार्पनेस कर्व की ज्यादा होगी तो आउटपुट करंट भी मैक्सिमम होगा। जितना आउटपुट मैक्सिमम करंट होगा उतनी पावर डिलीवर्ड अच्छी होगी, उतनी ही हमारे पास जो रिसेप्शन है स्टूडियो की या रेडियो स्टेशन की जो रिसेप्शन, जो हम प्रोग्राम सुन रहे हैं, उतनी ही बढ़िया ढंग से सुन पाएंगे, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास यहाँ हमारे पास ये देखिए, ये ω1 माइनस ω2 ये टर्म जो है, ठीक है, इसकी वैल्यू ज्यादा है यहाँ पर इस रेड करके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू हमारे पास ω1 माइनस ω0, ω1 माइनस ω2 की वैल्यू कम है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ω1 माइनस ω2, दिस डिफरेंस इज नोन एज द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट। ये जो वैल्यू आ गई ω1 माइनस ω2, दिस इज नोन एज द बैंडविड्थ
कितनी फ्रीक्वेंसीज के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास रिसेप्शन आएगी। सो जितनी बैंडविड्थ ज्यादा होगी उतनी करंट कम होगा, जितना करंट कम होगा उतनी आउटपुट कम होगी, और उतनी ही कर्व ब्रॉड होगी। जितनी कर्व ब्रॉड होगी, ठीक है, उतनी हमारे पास शार्पनेस कम हो जाएगी। सो जैसे जैसे बैंडविड्थ स्क्वीज करते जाएंगे, छोटी करते जाएंगे, हमारे पास आउटपुट जो करंट है मैक्सिमम होगा, उतनी ही हमारे पास क्वालिटी फैक्टर या सिलेक्टिविटी ज्यादा होगी। जितनी हमारे पास ये बैंडविड्थ कम होगी उतनी ही हमारे पास कर्व ज्यादा शार्प आएगी। ग्रेटर शार्पनेस ग्रेटर सिलेक्टिविटी, ग्रेटर सिलेक्टिविटी ग्रेटर क्वालिटी फैक्टर, उतना ही बढ़िया हमारे पास रेडियो सेट होगा। राइट, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द सिलेक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा नॉट। देखिए ओमेगा नॉट किसके बराबर है, 1/√LC। ठीक है, तो हमारे पास ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा नॉट। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1/√LC L/R। तो हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा नॉट। ये देखिए हमारे पास आ गया 1/R, यहाँ √L है, यहाँ L है, तो ये आ जाएगा L/C। ठीक है, ये हमारे पास ये टर्म हम डिफाइन करते हैं शार्पनेस। जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उतनी शार्पनेस ज्यादा होगी। तो इसी चीज को हम डिफाइन करते हैं एज ए क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर ऑफ LCR सर्किट और LC सर्किट। राइट, ये आ जाए। अब इसको देखिए, इसको आसान भाषा में हम किस तरह लिख सकते हैं। देखिए ये चीज तो हमारे पास आ गई ना। अब इसको आसान भाषा में किस तरह लिख सकते हैं, देखिए सो दिस इज L, दिस इज R, लेट्स से दिस इज LCR, है ना, LCR। ये आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वालिटी फैक्टर को हम किस तरह लिख सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर इसको हम Q लिखेंगे। ठीक है, राइट, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस, रेशियो ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर टू द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर टू द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस पर हमारे पास क्या था, एट रेजोनेंस हमारे पास XL इज इक्वल टू XC है, तो हमारे पास VL की वैल्यू VC आ जाएगी। तो रेशियो ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर टू द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, जो वैल्यू आएगी रेजोनेंस पर, उसको हम क्वालिटी फैक्टर लिखेंगे। या हम इस तरह लिख सकते हैं, वोल्टेज रेशियो ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर टू द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीजें वोल्टेज किस वैल्यू पर आएगी, कहां पर देखेंगे, रेजोनेंस पर। राइट, तो अब देखिए ये बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी। तो ये आ गई हमारे पास क्वालिटी फैक्टर। देखिए VL क्या आएगा, I × XL, ये आ गया। सीरीज है गया, दिस इज ओमेगा नॉट L, रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, बाय R। अब देखिए ओमेगा नॉट L बाय R, ये देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ गई ना। अब ओमेगा नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/R √LC रह जाएगा। अगर हम VC की बात करेंगे तो हम लिखेंगे, देखिए हम किस तरह लिखेंगे, दिस इज I × XC अपॉन IR। ये गया तो हमारे पास आएगा 1/XC कितना होता है, सॉरी XC की वैल्यू 1/ω0C, ये आ गया। ठीक है, लेकिन ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, 1/√LC। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, √LC, नीचे आ जाएगा
ये आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास ओमेगा नॉट की वैल्यू 1/√LC है, तो यहां से हमारे पास रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/ω0 इज √LC आएगा, ठीक है ना। तो यहां देखिए अंडर रूट ऊपर पड़ा है, नीचे C पड़ा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 1/r √LC। ये इक्वेशन वापस इस तरह रिड्यूस हो जाएगी। तो क्वालिटी फैक्टर डिफाइन करने के लिए हम सिंपली देख सकते हैं द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर टू द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, या वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर टू द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एट रेजोनेंस, राइट। सो दिस इज द क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस ऑफ द कर्व। जितनी शार्पनेस ज्यादा होगी उतना क्वालिटी फैक्टर बढ़िया होगा, आपका उतना ही ट्यूनिंग सर्किट बढ़िया होगा।